गुड इवनिंग ऑल। नाउ गुड इवनिंग। नाउ हमने जो कल के क्लास थे उसमें रेल मार्गों का क्षेत्रीय विभाजन पढ़ा। रेल मार्गों का क्षेत्रीय विभाजन। आप जानते हैं कारण क्या था? ताकि प्रशासनिक सुविधा हो, इस कारण से आपके बुक में लिखा है 17 जोन लिखा हुआ है, 17 जोन्स। एक 18वां जोन भी है जिसे बोलते हैं दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। वह आपके बुक में नहीं लिखा है, इसलिए आपको बताया नहीं गया था। हमने अभी कंप्लीट कर लिया है रेल मार्गों का क्षेत्रीय विभाजन। किसी को कुछ पूछना है इसमें? फिर हमने कंप्लीट किया शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। देखा कि 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई कोलकाता से भोपाल तक के लिए। ऐसी ही जनशताब्दी और दुरंतो गाड़ियां हैं शताब्दी एक्सप्रेस की जैसे ही तेज चलने वाली। आज पढ़ेंगे रेल मार्गों का विभाजन। जो आप जोन्स था वह रेल मार्गों का क्षेत्रीय विभाजन था। यह है रेल मार्गों का विभाजन। रेल मार्ग मतलब जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक आप देख रहे हैं चित्र में, एक पटरी से दूसरे पटरी की दूरी। हाँ, इसको हाँ जी, ओके। आज हम शुरू कर रहे हैं रेल मार्गों का विभाजन। रेल मार्गों का विभाजन का मतलब यह है कि यहाँ जो हमने पढ़ा था वह था क्षेत्रीय विभाजन। पूरे देश में फैला है, क्षेत्र क्षेत्र में बांट दिया था। लेकिन अभी रेल मार्ग का मतलब यहाँ पे होगा कि जो एक पटरी से दूसरे पटरी की दूरी होती है, इसके अनुसार विभाजन। और आपको दिख रहा है चित्र में, एक पटरी है, दूसरी पटरी है, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं ट्रैक गेज। कहते हैं ट्रैक गेज। गेज मतलब, गेज की हिंदी पता है क्या है? गेज का हिंदी मतलब होता है नाप, नाप या माप। तो ट्रैक के बीच का माप, इस आधार पर इसका विभाजन किया गया है भारतीय रेल का। और यह है तीन है इसका विभाजन। कौन कौन सा है तो देखिए, पहला बोलते हैं हम ब्रॉड गेज, बोलते हैं ब्रॉड गेज। पहले को बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की हिंदी में कहें तो बड़ी लाइन कहेंगे, इसे बड़ी लाइन, जो बुक में लिखा हुआ है बड़ी लाइन। तो ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, इस लाइन में जो ट्रैक के बीच की दूरी होती है वह होती है 1.676 मीटर। ट्रैक की दूरी होती है 1.676 मीटर। इसके बाद दूसरी है, उसे बोलते हैं मीटर गेज। मीटर गेज को बोलते हैं हम छोटी लाइन, छोटी लाइन। और जैसा कि नाम से क्लियर है मीटर, इसका मतलब है कि यहाँ पे पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर। नाउ तो पहला हो गया ब्रॉड गेज, दूसरा हो गया मीटर गेज, तीसरा जो है, जो बुक में लिखा है, उसे कहते हैं संकरी लाइन, और इंग्लिश में कहेंगे नैरो गेज। नैरो गेज, नैरो मतलब संकरा होता है। और नैरो गेज की लंबाई होती है, मतलब दूरी होती है, पटरियों के बीच की दूरी होती है, यह दूरी होती है 0.762 से लेकर के 0.610 मीटर तक। यह है नैरो गेज की चौड़ाई। लंबाई नहीं बोला मैं, शायद लंबाई बोल दिया हूँ। यह चौड़ाई है, यह भी चौड़ाई है, और यह भी चौड़ाई है। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रश्न बार बार कि नैरो
ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो याद रखिए 1.676 मीटर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद पूछा जाएगा मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर है तो 1 मीटर। और नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 0.762 से लेकर 0.610 मीटर तक, ये आपको ध्यान रखना है। और यही 3 विभाजन है हमारे भारतीय रेल का पटरियों के बीच की चौड़ाई के आधार पर। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, हिंदी में बड़ी लाइन, छोटी लाइन, संकरी लाइन। छोटी लाइन मीन्स मीटर गेज, राइट। तो जो बड़ी लाइन है हमारे देश में, बड़ी लाइन बहुत अधिक है, बड़ी लाइन बहुत ही अधिक है और यह है 57,000, बड़ी लाइन है 57,140 किलोमीटर बड़ी लाइन की लंबाई है। ठीक, अब मीटर गेज की बात करेंगे तो मीटर गेज की लंबाई है कुल 5,999 किलोमीटर। और अगर नैरो गेज या संकरी लाइन की बात करेंगे आप, तो संकरी लाइन की लंबाई है 2,297 किलोमीटर। यह तीनों गेज जो हैं गेजेज, इनकी जो लंबाई का रेल मार्ग है वह है। इतना ही पढ़ना है इस पॉइंट के अंदर। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि ब्रॉड गेज सबसे अधिक है और जो मीटर गेज है या नैरो गेज है, इनको भी हम धीरे धीरे ब्रॉड गेज में चेंज कर रहे हैं। तो अब मीटर गेज की लंबाई नहीं बढ़ेगी, नैरो गेज की लंबाई नहीं बढ़ेगी, दिन ब दिन इनकी लंबाई कम होगी और उनका स्थान ले लेगा ब्रॉड गेज। तो यह रेल मार्गों का विभाजन कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ पूछना है? हमें बताइए आप कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 नहीं, कभी 676 नहीं बोलना। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होते हैं ना, एक एक करके पढ़ते हैं। 1.676 मीटर। मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। और नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 0.610 मीटर। ठीक है। सो नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज रेल मार्गों का भौगोलिक वितरण। जो रेल मार्ग हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ पे अधिक है उसे पढ़ना है। खाली से बताया गया है कि कहाँ पर रेल मार्ग सघन है। सघन का मतलब समझते हैं, बहुत अधिक है रेल मार्ग, किधर किधर है हमारे देश में, यही बताया गया है इस वितरण के अंतर्गत। कहाँ कहाँ पर कम है इसे नहीं बताया गया है। तो रेल मार्गों का भौगोलिक वितरण में सघन रेल मार्ग 2 जगह पे हैं। एक उत्तर भारत का मैदानी भाग, आप तो जानते हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, है ना, उत्तर भारत का मैदानी भाग, यहाँ पे रेल मार्ग सघन है। सघन होने का कारण क्या हो सकता है? एक कारण हो सकता है कि मैदानी भाग है, यहाँ पे रेल मार्ग बनाना आसान होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि यहाँ पे जनसंख्या मैदानी भागों में अधिक होती है, तो रेल मार्ग की अधिक जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से उत्तर भारत का मैदानी भाग एक है जहाँ पर सघन रेल मार्ग है। दूसरा भी भाग है देश में जहाँ पे सघन रेल मार्ग है, वह है दक्षिण भारत के सौराष्ट्र और तमिलनाडु। कहाँ पर है? सौराष्ट्र और फिर तमिलनाडु, इसका स्टेट कोड है TN तमिलनाडु। तो 2 जगह पे रेल मार्ग का, यहाँ पर दूसरे में सौराष्ट्र में और तमिलनाडु में, इन 2 जगहों पे सघन है। साथ में ही उत्तर भारत का मैदानी भाग है, वहां पर सघन है। वितरण में इतना ही बताया गया है कि सघन रेल मार्ग 2 ही जगह पे है, उत्तर भारत का मैदानी भाग और दूसरा दक्षिण भारत में सौराष्ट्र और तमिलनाडु। सौराष्ट्र कहाँ पर है, कोई बताएंगे हमें? हाँ, गुजरात में है सौराष्ट्र। और मैप मिल जाए तो देखते हैं। हाँ, मिल गया। ये जो इतना एरिया दिख रहा है ना आप सबको, ये निकला हुआ, यह सौराष्ट्र है।
राइट, सबने देख लिया, घेर भी दिया है उसको, उसे हम सौराष्ट्र बोल देते हैं। ठीक है, तो सौराष्ट्र में और कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपको पता है ना कहाँ पर है, कन्याकुमारी किस राज्य में है, कल पढ़े थे ना विवेक एक्सप्रेस का, हाँ चेन्नई में है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रेल मार्गों का भौगोलिक वितरण कैसा है, तो सघन है, 2 जगह पे आपने पढ़ लिया। इसके बाद का कोंकण रेलवे हम पढ़ेंगे अभी, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे देखिए, जो रेल जोन्स पढ़े थे ना उसमें नहीं है, अलग से बना हुआ है कोंकण रेलवे। नाम है इसका कोंकण रेलवे, बना है अलग से, और इसकी शुरुआत हुई थी 20 मार्च, बुक में नहीं लिखा है, जानना चाहिए इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। 20 मार्च 1993 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी आप देखिए, यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा, है ना, नीली लाइन खींची हुई है और नीली लाइन पे रेड डॉट बना हुआ है। जो लाल डॉट है ना, यह कोंकण रेलवे पे मुख्य स्टेशन का नाम है। कौन कौन से मुख्य स्टेशन हैं, यहाँ पे बहुत सारे, सम और 59 स्टेशन हैं कोंकण रेलवे पे। ठीक, तो मेन स्टेशन को रेड डॉट्स दिया है और नाम भी लिखा है सामने, आप सब पढ़ सकते हैं। कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी 20 मार्च 1993 को। कहां से, इधर उडुपी से लेकर मंगलोर तक, उडुपी से लेकर मंगलोर तक शुरुआत हुई थी। यह भी आपके किताब में नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे किधर है, देखिए इधर वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत। तो आप समझ रहे हैं कि सह्याद्री पर्वत पे बना हुआ है कोंकण रेलवे। हाँ, डेफिनेटली सह्याद्री पर्वत पे बना हुआ है, और इस कारण से ये बनाना काफी मुश्किल था इस रेलवे को। इस रेलवे ने पर 146 नदियां, चाहे नदियों की धाराएं, चाहे पानी का कुछ ना कुछ सोर्स है, उसे पार करना पड़ा है इस रेलवे को। मतलब पानी का कुछ ना कुछ होगा, नदी होगी चाहे पानी का कुछ ना कुछ, ये सब मिलाकर 146 इसको पार करना पड़ा है। इतना मुश्किल था बनाना। यह इंजीनियरिंग स्किल का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पर 2000 के अतिरिक्त पुल बने हुए हैं, 2000 के अतिरिक्त। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। तो 760 किलोमीटर में ही 2000 के लगभग पुल है। इतनी धाराओं या नदियों को पार किया है, दोनों को मिलाकर 146 है। और सुरंग भी बना हुआ इसमें, 91 सुरंग है कोंकण रेलवे में। 91 सुरंग, टनल बोलते हैं, सुरंग को टनल बोलते हैं। 91 टनल है इसमें। हम पढ़ रहे हैं कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो बुक में लिखा है, कहा जा रहा है कि रोहा से लेकर के, रोहा देख सकते हैं महाराष्ट्र में है, मंगलोर तक है। रोहा से लेकर मंगलोर तक है, मंगलोर कर्नाटका में है। कोंकण रेलवे रोहा से लेकर मंगलोर तक है और इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। तो आप जिस तरह से चित्र देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से, गोवा से और कर्नाटका से होकर गुजरती है, 3 ही राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोंकण रेलवे के मेन स्टेशन आपको चित्र में दिखाए गए हैं। यहाँ पे नीचे मंगलोर के बाद एक नीली सी लाइन दी गई है जो थोड़ी सी केरला में भी आ जाती है। इस तरह से कहा जाता है कि कोंकण रेलवे 4 राज्यों से होकर गुजरता है, वह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। तो प्रश्न पूछा जाए कि कोंकण रेलवे कितने राज्यों से गुजरता है, तो आप कहेंगे 4 राज्य से। लंबाई भी आपने देख लिया। हाँ जी, बोलिए। हाँ, और इस पर कोंकण रेलवे पे जो सुरंग आप देख रहे हैं, 91 जो टनल्स देखा आपने, इसमें एक टनल है 6.5 किलोमीटर का,
एक टनल है 6.5 किलोमीटर का, जो एशिया का सबसे लंबा सुरंग है। एशिया का सबसे लंबा सुरंग इसी पे है, कोंकण रेलवे पे ही, राइट। तो कोंकण रेलवे हमने खत्म किया। एक बार फिर से बोलता हूँ, बुक के अनुसार कोंकण रेलवे रोहा से लेकर मंगलोर तक है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। इस पर 91 टनल, 2000 पुल और इसने 146 नदी या धाराओं को पार किया है। यह सह्याद्री पर्वत पर है। इतना है जानकारी कोंकण रेलवे के बारे में। और जो टनल है इसमें 6.5 किलोमीटर का, वह एशिया का सबसे बड़ा टनल है, सबसे लंबा टनल है। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। अभी देखिए, जी सर। अभी है पैलेस ऑन व्हील्स और डेक्कन ओडिसी। यह टॉपिक हमारा है। पैलेस, जिसका इंग्लिश अगर लिखें तो होता है पैलेस। पैलेस की हिंदी होती है महल। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स, पहियों पर महल। हिंदी क्या होगी? पहियों पर महल, लेकिन हिंदी नहीं लिखा हुआ है। पैलेस ऑन व्हील्स भी बोला जाएगा। और दूसरा डेक्कन ओडिसी, ये आपको बता दूं, यह है रेलगाड़ियों का नाम। ये दोनों है रेलगाड़ियों का नाम। नाम क्या क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन ओडिसी। यह है रेलगाड़ियों का नाम। और ये शाही रेलगाड़ियां हैं, मतलब बहुत सुख सुविधाओं से सुसज्जित रेलगाड़ियां हैं, पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन ओडिसी। फिर क्यों है, क्या पर्पस है इनका? तो जो हमारा प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, क्या जैसे कि जो प्लेसेस हैं हमारे देश में, है ना, वो सब सांस्कृतिक विरासत है। तो उन सब तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए, पर्यटक कहाँ के? देश के विदेश के, उन सब तक देश के विदेश के पर्यटकों को पहुंचाने के लिए ये रेलगाड़ियां हैं, पैलेस ऑन व्हील्स और डेक्कन ओडिसी। समझ रहे हैं? मतलब भ्रमण कराने के लिए रेलगाड़ियां हैं, स्पेशल रेलगाड़ियां हैं। जो पैलेस ऑन, हाँ जी, जो पैलेस ऑन व्हील है ना, यह राजस्थान में चलती है। कहाँ पे? राजस्थान में। और जो डेक्कन ओडिसी है, यह चलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, एक राजस्थान में और दूसरा महाराष्ट्र में चलती है। तो पैलेस ऑन व्हील्स अगर पंजाब में पूछे किस राज्य में चलती है, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान में। याद कैसे रहेगा? राजस्थान में बहुत सारे महल हैं, पुराने, है ना, आप जानते भी हैं। तो इसलिए वहां पे जो चलती है उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स, और डेक्कन ओडिसी है महाराष्ट्र में, राइट। कारण, उद्देश्य क्या है इनका? पर्यटकों को हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उन तक पहुंचाना, घुमाना इन रेलगाड़ियों से। ये स्पेशल रेलगाड़ियां हैं, मीटर गेज, चाहे ब्रॉड गेज, चाहे नैरो गेज, या चाहे इनका स्पेशल गेज भी होता है। हाँ, इनको अलग तरीके से भी बनाया गया रहता है। इनको मेन रेल का गेज से कोई संबंध नहीं रहता है। धीरे धीरे चलती हैं ये, एक जगह पे जाएंगी, फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर दूसरे जगह पे जाएंगे। पर्यटक बैठे रहेंगे, वो देखते भी रहेंगे, उतर जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर आगे दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएगी। कौन सा? पैलेस ऑन व्हील्स या डेक्कन ओडिसी। ऐसे ही शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग, जानते हैं आप, ये सब पर्यटक स्थल हैं। तो यहाँ पर भी विशेष तरह की रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं। नाम तो नहीं लिखा, लेकिन दो नाम याद रखना है, पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन ओडिसी। क्लियर है क्या? तो पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ियों का नाम है। पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य में चलती है? एंड डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलती है? हाँ,
लेकिन और भी जगह हैं जो पर्यटक स्थल शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, माउंट आबू एटसेट्रा, वहां पर भी विशेष तरह की गाड़ियां ऐसी इसी सुविधा के साथ चलती हैं पर्यटकों को घुमाने के लिए। तो यह हो गया हमारा पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन ओडिसी। अभी देखिए, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन रेखा एक्सप्रेस। जीवन रेखा का अंग्रेजी होता है लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका इंग्लिश हो गया है। एग्जाम में लाइफ लाइन एक्सप्रेस करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंग्लिश जानना जरूरी है। जीवन रेखा एक्सप्रेस को हम चलने वाला अस्पताल भी कहते हैं, इसको भी लिख दिया। इसका इंग्लिश क्या हुआ चलने वाला अस्पताल का? हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। जिस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स था ना, ऐसे ही हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, पहियों पर हॉस्पिटल, चलने वाला अस्पताल। तो जीवन रेखा एक्सप्रेस या चलने वाला अस्पताल एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है? इसकी शुरुआत हुई है 16 जुलाई, किसकी? हॉस्पिटल ऑन व्हील्स या लाइफ लाइन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है 16 जुलाई 1991। आप समझ रहे हैं, यह भी एक रेलगाड़ी का नाम है, राइट? जीवन रेखा एक्सप्रेस या चलने वाला अस्पताल, यह भी एक रेलगाड़ी का नाम है। इसकी शुरुआत कब हुई? 16 जुलाई 1991 को। और इसमें क्या होता है? अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल होता है इनके डब्बों में। लाइफ लाइन एक्सप्रेस के डब्बों में अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल होता है। और यह जो रेलगाड़ी चलती है विशेषतः पिछड़े इलाकों के लोगों का इलाज करने के लिए चलती है। धनी मानी इलाकों में नहीं जाती है, पिछड़े इलाकों के लोगों का इलाज करने के लिए चलती है। मान लीजिए कोई इलाका है ABC, वहां पे इसको जाना है, जो पिछड़ा हुआ है, वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस जाएगी। उससे पहले ही यहाँ के लोगों को सूचित किया जाएगा कि सो एंड सो डेट को, मतलब कोई निश्चित डेट को लाइफ लाइन एक्सप्रेस आ रही है, आप सब तैयार रहिएगा, जिनको जो दिक्कत होगी दिखाइएगा। और ऐसे ही ABC प्लेस पे इलाज करने के बाद यह लाइफ लाइन एक्सप्रेस दूसरे डेस्टिनेशन, मान लेते हैं XYZ डेस्टिनेशन है, वहां जाएगी। और ऐसे ही देश भर के पिछड़े इलाकों के मरीजों का इलाज करते चलती है लाइफ लाइन एक्सप्रेस या चलने वाला अस्पताल, जो दुनिया में अजीब है। भारत का यह दुनिया में विचित्र सा इंडिया का यह मुहिम है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए रेलवे के द्वारा। तो ये हुआ लाइफ लाइन एक्सप्रेस। समझ गए हैं? किसी को कुछ कहना है? पूरा कर दिया इसको। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 16 जून 1991। जुलाई। और लाइफ लाइन एक्सप्रेस का उद्देश्य क्या होता है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस का उद्देश्य क्या होता है, बताइए कोई भी। पिछड़े इलाकों को अस्पताल की सुविधा देना। हाँ, पिछड़े इलाकों के लोगों को इलाज की सुविधा देना। तो अब प्रश्न कहा जाए कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस सॉरी, एक रेलगाड़ी है कि अस्पताल है, तो क्या कहेंगे आप? आंसर आपका क्या होगा? यह एक रेलगाड़ी है, लेकिन इसके डब्बों में अस्पताल बना दिया गया है, राइट? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिए रेल परिवहन का महत्व। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं परिवहन। परिवहन में सड़क को निकाल दिया था, अभी रेल परिवहन हमारे सामने है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, आपके किताब में बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है, उसी को बताता हूं शॉर्ट में। रेल परिवहन से हम लंबी दूरी की यात्रा आराम से और सस्ता में कर लेते हैं। अगर आपको वायुयान से जाना हो तो कितना पैसा लगता है आप जानते भी हैं, है ना? और दूसरी सुविधाओं से जाना हो, सड़क मार्ग से जाना हो,
तो आराम से नहीं जाएंगे, बहुत परेशानी होगी, पैसा भी अधिक लगता है। तो रेल परिवहन की सहायता से सॉरी हम लोग लंबी दूरी की यात्रा हमसे आराम से और सस्ते में कर सकते हैं। पहला फायदा तो यह है जो आप सब इसका अनुभव कर रखे हैं। भारी माल की ढुलाई भी होती है इससे। आप देखते हैं गुड्स ट्रेन्स को, है ना, मालगाड़ियों को, कितने माल उसमें कोयला दिखता है आपको, बहुत सारे सामान उससे ढो जाते हैं। तो भारी माल का परिवहन होता है इससे। तीसरा, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास की आधारशिला है यह रेल परिवहन। इसके बिना औद्योगिक विकास हो पाएगा? आप जानते हैं कि विदेशों से कोई कच्चा माल मंगाते हैं तो बंदरगाह पर आएगा, और बंदरगाह से फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग या सड़क मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। सड़क मार्ग तो सस्ता नहीं है, तो रेल मार्ग सस्ता है। तो रेल मार्ग क्या करता है? औद्योगिक विकास में योगदान करता है। औद्योगिक विकास की यह आधारशिला है। कौन? रेल मार्ग। तो यात्रा कैसे? आराम से और सस्ता, है ना, ये करते हैं। दूसरा क्या फायदा इसका आपने देखा? रेल मार्ग का दूसरा फायदा क्या बताया हमने? भारी माल का हम आसानी से ढुलाई कर लेते हैं। तीसरा फायदा क्या? इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? यह आधारशिला है। इसका तीसरा महत्व है। चौथा महत्व क्या कहेंगे हम? हमें रोजगार देता है, रेल मार्ग देता है ना। आप सब बहुत सारे लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, करेंगे भी तो ये रोजगार देता है। और पांचवा जो बुक में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यह है देश को एक सूत्र में पिरोता है। मतलब एकता लाता है देश में रेल मार्ग, एकता लाता है। एकता कैसे लाता है? मान लीजिए कि हम सब रह रहे हैं पटना में, पटना से हम जाते हैं दिल्ली, रेल मार्ग के साथ जाते हैं। रास्ते में भी हम बातचीत करते जाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, वहां पे हमारा कुछ संबंध होता है, वहां पे हम रहते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, फिर घर आते हैं। फिर इस तरह से हमारा रहने का जगह दो हो जाएगा, एक पटना और एक दिल्ली। इस तरह से हाँ, एक दिल्ली दो हो जाएगा। तो हम पूरे देश के लोगों का जो मेन जगह है रहने का, वह मेन तो रहेगा ही, वे देश के किसी भी भाग में आसानी से रह लेंगे, क्योंकि रेल मार्ग की सहायता से वो आराम से और सस्ता यात्रा कर सकते हैं। हम जाएंगे दिल्ली तो दिल्ली की संस्कृति समझेंगे, दिल्ली की बातें समझेंगे, तो हम भी अपने यहाँ लागू करेंगे, या हमारी बातें दिल्ली का कोई आएगा तो सीखा अपने यहाँ लागू करेगा, तो देश में एकता आएगी, देश एक सूत्र में बंधेगा। यह फायदा है रेल परिवहन का। तो रेल परिवहन का 5 फायदा: आराम से और सस्ता यात्रा करते हैं दूर तक के लिए भी, भारी माल की ढुलाई होती है, और उद्योगों को, इंडस्ट्रीज के लिए यह आधारशिला है, रोजगार प्रदान करता है। आधारशिला मतलब होता है जैसे नींव, आप जानती हैं नींव जिस पे घर बनता है, हाँ वही आधारशिला, वही कि बेस है ये, बेस। इंडस्ट्री इसी पे आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। और एकता के सूत्र में बांधता है पूरे देश को रेल मार्ग। यह महत्व है रेल मार्ग का। किसी को और कुछ पूछना है? अगला है रेल परिवहन की समस्याएं। महत्व तो देख लिया हमने, अब समस्याएं भी हैं। आप सब वाकिफ भी हैं समस्याओं से, मैं बताता हूं एक एक समस्या। पहली समस्या क्या है? बिना टिकट यात्रा करना, है ना समस्या, बिना टिकट यात्रा करना, यह समस्या है रेल परिवहन की। दूसरी समस्या है जंजीर खींचना। खींचते हैं ना, जंजीर खींचना बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए, और अभी तो कितनी रेलगाड़ियों से जंजीर हटा दी गई है। जंजीर खींचना, इससे क्या होता है? सरकार को भी लॉस और यात्रियों को भी लॉस, और टाइम से जगह पे नहीं पहुंच पाते। जंजीर क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? जंजीर को हाँ जी हाँ, चेन पुलिंग करना, चेन पुलिंग करना, है ना, इसको बोलते हैं जंजीर खींचना। ठीक है। और
समस्या क्या है? रेल संपत्ति और यात्रियों को लूटना, है ना, अभी कम हो गया है। यह भी एक समस्या, कहीं भी रेलगाड़ी का जंजीर खींचते हैं लोग, चाहे कैसी भी अगर रुक गई गाड़ी तो वहां के यात्रियों को लूट लेते हैं। चाहे रेल की जैसे जहाँ पर हमारा ट्रेन रुक जाता है वहाँ का एक चोर रहता है, हाँ तो लुटा जाता है। हाँ, तो संपत्ति और रेल संपत्ति और यात्रियों को लूटना, दोनों को, रेल संपत्ति को भी और यात्रियों को भी, ये तीसरी समस्या है। फिर हमारे यहाँ रेलगाड़ियों का पर्याप्त संख्या नहीं है, अभाव है। यह भी एक समस्या है, किसकी? रेलगाड़ियों के अभाव की। हाँ, चौथी समस्या क्या है हो गई। पांचवी समस्या क्या है? भीड़ होती है, रेलगाड़ी में भीड़ होती है और भीड़ होने कारण से यात्रियों को, जनरल में भी होती है। हाँ, और भीड़ होने कारण से यात्रियों को कष्ट भी होता है। तो भीड़ व कष्ट, यह भी एक समस्या है रेल परिवहन की। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ियों का देर से चलना, विलंब से चलना, यह भी रेल परिवहन की एक समस्या है। और एक और समस्या है फाटकों का। आपने फाटक देखा है ना, बिना मतलब गेट का फाटक होना, उसको आपकी किताब में लिखा है संपार। फाटक को लिखा है संपार, बिना फाटक का संपार, है ना। बिना फाटक का मतलब आप जाते हैं रोड पे, जो क्या बोलते हैं इसको, संपार को, फाटक। जैसे सड़क और रोड रेल मिलता है ना, तो सड़क पे क्या होता है, वहां पे बैरियर सा होता है जो गिरे रहता है, और फिर जब ट्रेन जाती है तो फिर उठता है, फिर हम जाते हैं, उसको बोलते हैं संपार। तो कहीं कहीं वहां पे कहीं कहीं संपार पे फाटक वोटक कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं बिना फाटक का संपार। तो यह सब समस्याएं हैं रेल परिवहन की। क्या क्या? बिना टिकट यात्रा, जंजीर खींचना, रेल संपत्ति और यात्रियों को लूटना, यात्रियों का लूटना, रेलगाड़ी का अभाव, भीड़ और कष्ट, यात्रियों का भीड़ और कष्ट, हाँ, फिर विलंब से चलना गाड़ियों का, और बिना फाटक का संपार। यह सब रेल परिवहन की समस्याएं हैं। आपने समस्याओं को समझा है? ठीक है, आप सब समस्या में योगदान मत करिएगा। चलिए, तो अभी टाइम बताइए जरा, कितना टाइम हुआ? ठीक है, इस क्लास को यहीं पे बंद करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग भी जाइएगा, नहीं रुकिए।